अगर आपने अभी तक अपने MPSC 003 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके अपकमिंग जून सेशन एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप हमारी वीडियो में बताए हुए क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाते हो तो आप इजीली अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपने लिए नोट्स या फिर गेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरी स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को अभी से ही बूस्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ गाइस, जो हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। उसके अलावा फ्यूचर में हम लाइव मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल गिवन है आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल और लाइव चैनल पे मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टॉकविल के जो व्यूज हैं ऑन द डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन आपको डिस्कस करना है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और दूसरा रेवोल्यूशन होता है आपका क्रांति। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि लोकतंत्र और ये जो क्रांति है इस पे टॉकविल के व्यूज क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि टॉकविल कौन है। देन हम उनके डेमोक्रेसी पे जो व्यूज हैं उन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस करते हुए फिर अलग से उनके रेवोल्यूशन के ऊपर व्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन एक छोटा सा क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, फाइनली आपका कंक्लूजन होगा। तो इस तरीके से मेरे आंसर का फॉर्मेट रहने वाला है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो Alex de Tocqueville was a French political thinker who deeply studied democracy, equality, and revolutionary change, especially through his works. और तो देखो उनके ना दो तीन काम हैं जिनके बारे में आप मेंशन करोगे। पहला है डेमोक्रेसी इन अमेरिका और दूसरा है द ओल्ड रिजाइन एंड द रेवोल्यूशन। तो ये जो उनकी दो पुस्तक है, इन दोनों पुस्तकों में क्या किया है उन्होंने उन्होंने उनके जो विचार थे लोकतंत्र, समानता और क्रांति को लेकर, वो विचार अपने अपनी इन किताबों में प्रस्तुत किए हैं। सिंपल सी चीज हो गई। और उनका पूरा नाम है एलेक्सिस दे टॉकविल, जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है वो इवॉल्व करती है एंड हाउ रेवोल्यूशंस अराइज फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, और किस तरीके से रेवोल्यूशंस यानी कि क्रांति की शुरुआत होती है। सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस जब ऐसे हो जाते हैं ना, किस तरीके की परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से क्रांति होती है। ठीक है, और लोकतांत्रिक समाज कैसे विकसित होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कैसे लोकतांत्रिक समाज विकसित होगा उनके व्यूज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वो लोकतंत्र और समानता की बात करते हैं। ये सारे उनके विश्वास, उनके व्यूज हैं, उनके विचार हैं। तो आपको इस सारे पॉइंट्स को याद कर लेना है और एग्जाम में इन डिटेल आप लिख के आ सकते हैं। तो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की वो बात करते हैं। तो उनका विश्वास है कि डेमोक्रेसी इज ड्रिवन बाय इक्वालिटी ऑफ कंडीशन वेयर सोशल प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी डिक्लाइन एंड सिटीजन्स बिकम मोर इक्वल। तो टॉकविल का मानना था कि लोकतंत्र समान परिस्थितियों की समानता पर आधारित है, जहां अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त होकर नागरिक अधिक समान हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि समानता लाने का प्रयास किया जाता है। वो सभी लोग जिनको पहले कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे वो राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं। और हम क्या देखते हैं कि वो लोग जो पिछड़े हुए हैं जब उनको रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या किया जाता है, समान परिस्थितियों की समानता लाई जाती है कि लोग, अब हम क्या करेंगे कि उनको बराबर पे लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो डेमोक्रेसी कैसे चलती है, इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस पे काम करती है। लोकतंत्र के लाभ के बारे में वो बताते हैं। तो ही अप्रिशिएटेड डेमोक्रेसी फॉर प्रमोटिंग लिबर्टी, पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स। उन्होंने लोकतंत्र को स्वतंत्रता, भागीदारी और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने वाला माना। ये बात सच भी है कि लोकतंत्र के लाभ होते हैं। और वन ऑफ इज की कंसर्न, उनकी किताबों में जो हमें एक और कंसर्न देखने के लिए मिलता है वो ये है कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी कभी कभी टायरनी ऑफ द मेजोरिटी लेकर आ सकता है।
बहुमत का अत्याचार कभी कभी हमें डेमोक्रेसी में देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को दबा दिया जा सकता है। फिर he warned that excessive individualism in democratic society may weaken community bonds and civic responsibility। हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इंडिविजुअलिज्म है ना, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो नागरिक हैं उनके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, ठीक है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है डेमोक्रेसी में। तो वो ये कहते हैं कि अगर एक्सेसिव हो जाएगा, ये अत्यधिक व्यक्तिवाद होगा, तो उसकी वजह से जो कम्युनिटी के बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाएंगे और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, हर कोई सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में सोचेगा। संस्थाओं की भूमिका पे बताते हैं वो कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपकी प्रेस है, जो मीडिया है, वो फ्री होनी चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। तो आप समझ रहे हो कि उनके डेमोक्रेसी पे क्या विचार हैं। पहले वो डेमोक्रेसी को इक्वालिटी से जोड़ते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी पर ही आधारित होती है ना, और किस तरीके से वो इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है। इसके अंदर आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो जो भी आपको डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के बारे में पता हो। फिर वो बात करते हैं डेमोक्रेसी के लाभ के बारे में कि इससे क्या बेनिफिट होते हैं। तो आपको तो डेमोक्रेसी के काफी सारे बेनिफिट्स पता होंगे कि वो लिबर्टी को प्रमोट करता है, जो भी नागरिक होते हैं वो किसी भी एज के हों, उनको वोट देने का अधिकार होता है, वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में काफी अच्छा है, और डेमोक्रेसी की वजह से जो लोग हैं उनके बीच में अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस जगती है, क्योंकि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, महिला हो चाहे पुरुष हो, सब दोनों समान है। तो दोनों ही अवेयर होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो पहली चीज उन्होंने यहाँ पे हमें समझा दी, जो इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के व्यूज थे। फिर डेमोक्रेसी के उन्होंने एडवांटेजेस के बारे में बताया है, और वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में कभी कभी बहुमत का अत्याचार भी हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में बताना है कि किस तरीके से अत्याचार हो सकता है, क्यों अल्पसंख्यकों के अधिकार दबा दिए जा सकते हैं। और इंडिविजुअलिज्म एक्सेसिव हमें डेमोक्रेसी में देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से कम्युनिटी बॉन्ड, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की कम हो जाती है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। संस्थाएं हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब हम यहाँ पे जानेंगे उनके रेवोल्यूशन पे क्या विचार थे। तो क्रांति पर टॉकविल के विचार। असमानता का परिणाम क्रांति होता है। तो वो कहते हैं कि क्रांति कब आती है, जब लोगों को असमान फील होता है, जब लोगों को लगता है कि वो लेस प्रिविलेज्ड हैं और जो दूसरे हैं वो उनसे ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। तो ही आर्ग्यूड दैट रेवोल्यूशंस डू नॉट अराइव सडनली। अब एकदम से तो नहीं होती ना क्रांति, वो जब लंबे समय से समाज के अंदर जब इनइक्वालिटीज रह रही होती हैं, पॉलिटिकल रिजिडिटी होती है, तब वहां पे हमें रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति का वो विश्लेषण करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन द ओल्ड रिजाइम एंड द रेवोल्यूशन ही एक्सप्लेन दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड नॉट ओनली ड्यू टू ऑपरेशन बट ऑल्सो ड्यू टू राइजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्वालिटी। तो रेवोल्यूशन लाने के पीछे का एक रीजन ये भी था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि लोगों को इक्वालिटी की मांग बहुत ज्यादा थी। तो जो उनकी बुक है द ओल्ड रिजाइम एंड द रेवोल्यूशन, उसमें उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के केवल दमन के कारण नहीं हुई, केवल उन लोगों को दबाया जा रहा था, ऑपरेशन के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसका एक और कारण ये था कि वो जो लोग थे ना, उनकी समानता को लेकर जो अपेक्षाएं वो बहुत बढ़ चुकी थी। सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, तब क्रांति आती है। जब हम देखते हैं कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो केवल कुछ ही हैंड्स के हाथों में रह जाती है, तो वहां पे एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हम देखते हैं। लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी एंगर को वो जन्म देता है, क्रांतिकारी असंतोष को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। क्रांति एक आधुनिक घटना की तरह है। तो टॉकवेल का विश्वास है दैट रेवोल्यूशन आर लिंक्ड टू मॉडर्न डेमोक्रेटिक चेंज एंड राइज ऑफ इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी। उनका मानना था कि क्रांतियां आधुनिक लोकतांत्रिक परिवर्तन और समानता आधारित समाजों के उदय से जुड़ी हुई होती हैं। जब एक लोग आधुनिक बनना चाहते हैं, ये एक आधुनिक घटना होती है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपको समाज को समान बनाना है, समानता की वजह से क्रांति होती है। तो दो तीन चीजें यहाँ पे आपकी हो गई हैं कि क्रांति को लेकर जो उनके व्यूज हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जो क्रांति है वो इन इक्वालिटी का परिणाम होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा एनालिसिस उन्होंने पेश किया है कि कौन कौन सी चीजें थी कि लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया। फ्रांसीसी क्रांति आई भाई, लोगों को चाहिए थी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे विश्वास थे और उनकी मांग थी, जिस वजह से फ्रांसीसी क्रांति आई।
फिर सत्ता के केंद्रीकरण से कितने सारे इश्यूज अराइज होते हैं। देखो ये कॉमन सेंस ही है कि जब पावर केवल कुछ ही लोगों के हाथों में होगी तो कितने सारे इश्यूज आएंगे। आप वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकते हो जिसकी वजह से लोगों में रेवोल्यूशनरी एंगर इंक्रीज हो जाएगा। और रेवोल्यूशन को वो एक मॉडर्न फेनोमेनन मानते हैं कि आफ्टर रेवोल्यूशन जो आपकी इकोनॉमीज हैं, जो आपकी कंट्रीज हैं, जो समाज है, वो काफी ज्यादा आधुनिक हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि जिसमें हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। तो उनके जो आइडियाज हैं वो हमें काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी का रियलिस्टिक यानी कि लोकतंत्र का यथार्थवादी विश्लेषण किया है। सो हिज आइडिया प्रोवाइड अ बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ एंड डेंजर। तो उनके विचार लोकतंत्र की शक्तियों और खतरों का संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर कौन कौन सी पावर्स होती हैं और लोकतंत्र से कौन कौन से खतरे आ सकते हैं, दोनों चीजों का एक रियलिस्टिक और बैलेंस्ड एनालिसिस हम देखते हैं उनकी बुक्स में। उसके बाद वो बहुमत के जो शासन है उस पर उनकी क्या अंतर्दृष्टि रही है। तो उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था मेजॉरिटी ट्राइनी रिमेन्स, कि वो लोग जो मेजॉरिटी में हैं उनका अत्याचार बना ही रहता है। और मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर ये आइडिया आज भी हमें रेलेवेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो बहुमत के अत्याचार की अवधारणा आज भी आधुनिक लोकतंत्रों में अत्यंत प्रासंगिक है। और कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं दैट टॉकविल अंडर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन रेवोल्यूशन। कुछ आलोचकों का मानना है कि उन्होंने क्रांतियों में आर्थिक कारकों की भूमिका को कम आंका है, कि क्रांति केवल समानता, बंधुत्व, लिबर्टी इन सब के वजह से नहीं आती, बहुत सारे आर्थिक कारण भी होते हैं जब क्रांति आती है। और ये बात सच है ना। जब गरीबी होती है, भुखमरी होती है, लोगों पे काम नहीं होता, तो आर्थिक कारण भी तो है। तो टॉकविल ने जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं रेवोल्यूशन में उसके रोल को बहुत ही कम आंका है। सो आई होप कि आप टॉकविल के व्यूज को समझ चुके होंगे। फिर आप फाइनली एक निष्कर्ष दे देंगे कि जो टॉकविल के व्यूज है डेमोक्रेसी में, उसमें दोनों चीजें हाईलाइट होती हैं, मतलब प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी और लिबर्टी भी, और रिस्क भी जो मेजॉरिटी की ट्राइनी और इंडिविजुअलिज्म का हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, तो टॉकविल के लोकतंत्र संबंधी विचार समानता और स्वतंत्रता की संभावनाओं के साथ साथ बहुमत के अत्याचार और व्यक्तिवाद जैसे खतरों को उजागर करते हैं। उनकी क्रांति संबंधी व्याख्या बताती है कि क्रांतियां अचानक नहीं बल्कि गहरे सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम होती हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन हम क्या देखते हैं कि जब डीप सडन इवेंट्स नहीं होता, लंबे समय से जब समाज के अंदर जो चीजें चली आ रही होती हैं उसकी वजह से रेवोल्यूशन होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है द रेलेवेंस ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्लासिकल जो ट्रेडिशन है उसका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कितना रेलेवेंस है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लासिकल ट्रेडिशन आखिर क्या होता है। क्लासिकल ट्रेडिशन जिसको हम कहते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में शास्त्रीय परंपरा जो है, शास्त्रीय परंपरा क्या है उसका कितना रेलेवेंस है। पाश्चात्य हो गया आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ओके, सो द क्लासिकल ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रेफर्स मेनली टू द आइडियाज ऑफ ग्रीक एंड रोमन थिंकर। जो हमारे मेन थिंकर्स हैं ग्रीक एंड रोमन थिंकर्स, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल एंड रोमन थिंकर्स, जिन्होंने एथिक्स, जस्टिस, वर्च्यू और नेचर ऑफ आइडियल स्टेट पे फोकस किया है। तो ये हमारा क्लासिकल ट्रेडिशन रहा है जो पुराने समय से चला आ रहा था। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में शास्त्रीय परंपरा मुख्यतः यूनानी और रोमन विचारकों जैसे कि प्लेटो, अरस्तु आदि से संबंधित है, जिन्होंने नैतिकता, न्याय, सद्गुण और आदर्श राज्य पर ध्यान केंद्रित किया। यह परंपरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में भी अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है। तो हम क्या देखते हैं कि आज के समय में भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में भी उनके आइडियाज बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हैं। ठीक है, उन्होंने एथिक्स, जस्टिस, आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, वो सारे आइडियाज हम देखते हैं आज भी प्रासंगिक हैं। अब क्या इसका रेलेवेंस है, शास्त्रीय परंपरा की प्रासंगिकता की बात करेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी की पूरी जो फाउंडेशन है वो इनके द्वारा ही रखी गई है। राजनीतिक सिद्धांत की नींव जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स थे, जैसे मैंने बताया प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सभी ने पॉलिटिकल फिलॉसफी की फाउंडेशन रखी।
क्योंकि इन्होंने जस्टिस, सिटीजनशिप, नेचर ऑफ द स्टेट, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आपका जस्टिस और गुड गवर्नेंस का, यानी कि न्याय और सुशासन की अवधारणा इन्होंने दी। तो प्लेटो का जो आइडिया है जस्टिस एज हार्मनी एंड एरिस्टोटल का जो आइडिया है गुड लाइफ स्टिल इन्फ्लुएंस मॉडर्न आइडियाज ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आप देखते हो कि जो हमारे पुराने थिंकर्स हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी यहाँ पर हमने कि उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी की फाउंडेशन रखी है। फाउंडेशन ऐसे रखी है कि उन्होंने बड़े बड़े आइडियाज को डिस्कस किया है, जस्टिस, सिटीजनशिप जैसे आइडियाज को डिस्कस किया है। और एक सुशासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस, आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, एक गुड लाइफ क्या होती है, ऐसे आइडियाज उन्होंने दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हो तो आज के समय में हम क्या देखते हैं कि एथिक्स की कमी है। तो राजनीति में एथिक्स का कितना महत्व है, इसके बारे में उन्होंने बात की। तो क्लासिकल ट्रेडिशन emphasizes that politics is not only about power but also about morality and virtue। कि केवल आप जब सत्ता में हो तो आपके पास केवल ऐसा ना हो कि आपके पास केवल पावर है ना, कि राजनीति में केवल सत्ता नहीं है आपके पास, बल्कि आप में नैतिकता और सद्गुण भी होने चाहिए। उसके अलावा एरिस्टोटल ने ह्यूमंस को पॉलिटिकल एनिमल्स कहा और उन्होंने इम्फेसाइज किया अबाउट द एक्टिव सिटीजनशिप एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। देन वी हैव आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। तो आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है? तो प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट के बारे में उनकी जो बुक है रिपब्लिक, उसके अंदर बताया कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य में शासन, नेतृत्व, न्याय किस प्रकार से दिया जाएगा। तो प्लेटो का जो आइडिया है अबाउट द आइडियल स्टेट वो आपको पता होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुछ 4-5 पॉइंट्स हो गए हमारे जो कि इस आंसर से रिलेट करने हैं आपको, कि क्लासिकल जो ट्रेडिशन था उसका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज के समय में कितना रेलेवेंस है। ठीक है, रेलेवेंस तो होगा ही क्योंकि उसी ने इसका फाउंडेशन रखा है, उसी ने हमें सिखाया कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, पॉलिटिक्स में एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, एज अ सिटीजन हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, नागरिक होने के नाते पब्लिक लाइफ में हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सक्रिय नागरिकता क्या होती है, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। फिर वो बात करते हैं विधि के शासन और संवैधानिक विचार की। तो जो भी हमारे रोमन पॉलिटिकल थॉट थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पूरे लीगल सिस्टम को डेवलप करने में, और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन, इन सब चीजों को डेवलप करने में। फिर आपको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है इन्हीं का, क्या कि उनके जो व्यूज हैं वो टाइमलेस फिलोसफिकल वैल्यू रखते हैं, मतलब कि वो आने अभी भी रेलेवेंट है और आने वाले समय में भी रेलेवेंट ही रहेंगे। ओके, तो शास्त्रीय परंपरा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह न्याय, राज्य और मानव स्वभाव जैसे सार्वभौमिक प्रश्नों को संबोधित करती है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको कभी कभी क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग मोर आइडियलिस्टिक एंड नॉट फुली एड्रेसिंग मॉडर्न इश्यूज, कि इसने जो आज के समय में जो मॉडर्न इश्यूज हैं, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, इन सब के बारे में नहीं बताया गया। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं क्लासिकल आइडियाज से ही डेवलप हुई है। मतलब आज जो भी हम न्यू आइडियाज भी देखते हैं किसी थिंकर के, मॉडर्न जो हमारे थिंकर्स हैं, तो उनका भी क्या चीज, उनको भी बेस कहाँ से मिला है, उनकी फाउंडेशन तो हमेशा हमारे पुराने थिंकर्स ही रहे हैं, क्लासिकल आइडियाज ही रहे हैं। सो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे इसके कंक्लूजन पे। सो वी हैव द क्लासिकल ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वो है और हाईली रेलेवेंट है क्योंकि उसने एथिकल फिलोसफिकल कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन रखा है। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो मॉडर्न समय में आने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यद्यपि इसमें आधुनिक जटिलताओं को समझने की सीमाएं हैं, फिर भी यह समकालीन राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें पॉलिटिक्स और एथिक्स का जो पूरा रिलेशनशिप है हमें उसको डिस्क्राइब करना है, और एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट के अंदर। तो एरिस्टोटल रिगार्डेड पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर डीपली इंटरकनेक्टेड। एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि जो पॉलिटिक्स और एथिक्स होती हैं ये डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं।
So for him, politics was not merely the pursuit of power, but a moral activity. अब उसके लिए जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से काम करती है, एक मॉरल एक्टिविटी की तरह काम करती है, एक गुड लाइफ अचीव करने में हेल्प करती है। ओके, तो अरस्तु के अनुसार जो राजनीति है और नैतिकता यानी कि आपकी जो एथिक्स है वो दोनों क्या है दोस्तों, कनेक्टेड हैं, वो भी डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। और उनके लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि सदजीवन प्राप्त करने का नैतिक प्रयास थी। नैतिकता राजनीति की आधारशिला थी और राजनीति नैतिकता का सर्वोच्च व्यवहारिक रूप थी उस समय। ओके, तो एथिक्स ने प्रोवाइड किया फाउंडेशन फॉर द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिक्स इन प्रैक्टिस। ये लाइन आपको याद कर लेनी है। फिर अब हम इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो वो पॉलिटिक्स को हाईएस्ट साइंस मानते हैं। तो एरिस्टोटल कंसिडर्ड पॉलिटिक्स द मास्टर साइंस यानी कि सर्वोच्च विज्ञान, क्योंकि ये सोसाइटी की सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करता है और कॉमन गुड की तरफ ले जाता है, ऐसी तरफ ले जाता है जो समाज के कल्याण की दिशा में काम करे। ठीक है, फिर नैतिकता राजनीति की आधारशिला होती है। तो उनका वर्क है निकोमैन एथिक्स। ही एक्सप्लेन दैट ह्यूमन लाइफ एम्स एट हैप्पीनेस एंड पॉलिटिक्स हेल्प्स इन अचीविंग दिस एथिकल गोल। तो उन्होंने क्या बताया कि राजनीति इस नैतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। अपनी पुस्तक में उन्होंने बताया कि मानव जीवन का उद्देश्य ओवरऑल क्या होता है, सुख होता है। ठीक है, हैप्पीनेस हमारा गोल है। तो उस हैप्पीनेस को पाने में जो राजनीति है वो क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। सदजीवन की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स है वो ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करे सिटीजन्स के लिए कि वो वर्चुअस और फुलफिलिंग लाइफ जी सके, ना कि केवल ऑर्डर को मेंटेन करे। तो राजनीति का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि नागरिकों के लिए सद्गुणपूर्ण और पूर्ण जीवन की स्थितियां बनाना है। फिर वो सद्गुण और नागरिकता की बात करते हैं। तो ही एम्फेसाइज दैट अ गुड स्टेट डिपेंड्स ऑन वर्चुअस सिटीजन्स एंड वर्च्यू। मतलब कि जो एक अच्छा राज्य है वो नागरिकों पे निर्भर करता है कि नागरिक भी सद्गुणी होने चाहिए। अब यहाँ पे लोग सरकार को अगर ब्लेम करेंगे, अगर आप खुद ही सद्गुणी नहीं हो तो आपकी सरकार भी सद्गुणी नहीं हो सकती है ना। सिविक सेंस अगर आपके अंदर नहीं है। फिर वो विधि के शासन और न्याय के बारे में बताते हैं कि कानूनों का उद्देश्य केवल नियंत्रण नहीं होता, कि अगर देश में कानून बनाए तो उसका जो काम है वो मॉरल डेवलपमेंट और जस्टिस भी है, ना कि केवल नागरिकों पे कंट्रोल करना और उनको जबरदस्ती उनको नियंत्रण करना। स्टेट का एक नैतिक उद्देश्य होता है। तो स्टेट एग्जिस्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, नॉट जस्ट सर्वाइवल और सिक्योरिटी। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। किस चीज से रिलेटेड है ये, पॉलिटिक्स और एथिक्स जो एरिस्टोटल के व्यूज हैं उससे रिलेटेड है ये। देन वी हैव द क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जिसमें उन्होंने जो उनके आइडियाज हैं पॉलिटिक्स के वो काफी मीनिंगफुल हैं और गवर्नेंस को वर्च्यू और जस्टिस से जोड़ते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण यहाँ पे उन्होंने अपनाया है और सद्गुण पर बल दिया है। और सीमित समावेशिता, हिज पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने वुमेन्स को, स्लेव्स को और नॉन सिटीजन्स की बात ही नहीं की और उन्होंने उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से। तो ये उनकी एक लिमिटेशन हो जाती है। फिर फाइनली हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस अच्छे से करवा दिए हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अगले 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी, यानी कि इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिर इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल गिवन है, आप उसे ज्वाइन करो, क्योंकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आता है तो उसका लिंक मैं वहां पे पेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या किया है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाया है पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में, और पॉलिटिक्स को एक मॉरल एक्टिविटी की तरह उन्होंने बताया है। तो अरस्तु ने राजनीति और नैतिकता के बीच गहरा संबंध स्थापित किया, जहां राजनीति को सज्जीवन प्राप्त करने के लिए नैतिक गतिविधि माना। यद्यपि उनके विचारों में युगीन सीमाएं हैं, फिर भी वे राजनीतिक सिद्धांत के नैतिक पक्ष को समझने की आधारशिला प्रस्तुत करते हैं, कि जो नैतिक पक्ष होता है पॉलिटिक्स का वो हमें समझने में हेल्प करते हैं।